साहब आप इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे पहले ही यहाँ से चला जाना चाहिए था। दीपक और आहान की लड़ाई में कौन जीतने वाला था ये तो वक्त ही बताता था, लेकिन उस वर्कर को बुरा न लगे इसलिए आहान ने उन्हें वहां बैठने के बाद उनसे बात करने की कोशिश की। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं अंकल? मेरी बेटी मनाली के अस्पताल में भर्ती है, उसके लिए ही मैं वहाँ जा रहा हूँ। उस वर्कर ने अपने झोले को कसकर पकड़ते हुए कहा। आहान समझ चुका था कि उस झोले में पैसे थे। बाकी सबके लिए भले ही वो छोटी रकम थी, पर उस वर्कर के लिए वो उसकी जीवन भर की कमाई थी, और अगर वो चोरी हो जाती तो उस वर्कर के पास कुछ नहीं बचता। कुछ देर बाद जब दीपक खन्ना का फोन बजने लगा तो उसने बड़े ही रौब से सुनाया, हाँ मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, तुम लोग तैयार रहना, इन लड़कों की खैर लेना। ये सुन के उस वर्कर को आहान और रॉकी के लिए डर लगने लगा था और उसने फिर से दीपक से माफी मांगने की कोशिश की, पर आहान ने उन्हें रोक दिया। आलिया भी आहान के एटीट्यूड को समझ नहीं पा रही थी। उसने भी सीधा सवाल किया, तुम्हारी मौत नजदीक है, फिर भी एटीट्यूड? तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या कि स्टेशन पे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? आहान ने दीपक और आलिया दोनों की इस बात को बड़े ही आराम से इग्नोर कर दिया, जैसे वाकई में उसको ना कोई डर है और ना फिक्र। आलिया ने फिर अपना फोन उठाया और अपनी मॉम को इन्फॉर्म किया कि वो बस पहुंचने ही वाली है। मनाली में आपका स्वागत है, कृपया एक एक करके उतरें और अपने सामान का ध्यान रखें। ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, बेटा जल्दी जाओ, जल्दी से स्टेशन पर जाओ, वहाँ जरूर पुलिस होगी, उन्हें बुला लाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, आप आराम से स्टेशन पर उतर जाइए, हम यहाँ का संभाल लेंगे। इसके आगे वो वर्कर कुछ नहीं बोल पाया और वहाँ से लाचार होकर निकल गया। वर्कर ने कंपार्टमेंट से निकलते हुए ही दीपक ने पूछा, तुम में हिम्मत है मेरे साथ चलने की? मुझ में हिम्मत क्यों नहीं होगी तुम्हारे साथ चलने की? अभी भी इतनी अकड़? मुझे उम्मीद है जब तुम मेरे आदमियों से मिलोगे तब भी इतनी अकड़ रख सको। इतना कहकर वो आगे चलने लगा और आहान और रॉकी दोनों उसके पीछे चल रहे थे। दीपक को आते देख कुछ लोग सामने से चलकर आने लगे। क्या यही वो दो लोग हैं जिन्होंने आपको परेशान किया था? दीपक के एक आदमी बंटी ने पूछा। हाँ ये वही है दो लोग, आज इनकी जमकर धुलाई करना। तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुमने खन्ना सर को परेशान किया? कहाँ से आए हो तुम दोनों? शिमला से। अच्छा तो तुम दोनों बेवकूफ शिमला से आए हो, इसलिए तुमने खन्ना सर से पंगा ले लिया। इतने कहकर बंटी ने हाथ से इशारा किया और बाकी लोग उन दोनों पर हमला करने आए। तभी वहां भीड़ में हलचल होने लगी। रॉकी और दीपक के आदमी वहां रुक गए। उन्होंने देखा कि 5 शानदार रोल्स रॉयस कार वहां आ रही थी। जब कार रुकी तब उसमें से सूट में कुछ आदमी निकले। जब दीपक खन्ना ने उन आदमियों को देखा तो उसने एक आदमी को पहचान लिया। भाई, उनमें से एक आदमी दीपक खन्ना का भाई था। जिस पोजीशन पर दीपक अभी था उसके कजिन भाई अनिकेत खन्ना की वजह से था। अनिकेत खन्ना एमडी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर था। खन्ना सर, आपका कजिन भाई एमडी रियल एस्टेट में काम करता है? बंटी ने खुद को संभालते हुए पूछा। एमडी रियल एस्टेट बहुत ही महंगी कंपनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा कजिन एमडी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर है। क्या आप मुझे अपने कजिन से मिलवाएंगे? हाँ हाँ मिलवा दूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मिलेंगे। आप कोशिश तो करना। वैसे खन्ना सर, आपके कजिन यहाँ किसी को लेने आए हैं? क्या आप जानते हैं कि वो किसे लेने आए हैं? लगता है ये लोग एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने आए हैं। आहान वहाँ खड़े होकर सब देख सुन रहा था और हंस रहा था। तुम मौत के इतने करीब हो और फिर भी हंस रहे हो? मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। तुम्हारा ये कजिन एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने नहीं आए हैं। तो इतनी सारी कार उन्हें लेने नहीं तो किसे लेने आई हैं? तुम्हें? अगर ये बात सच निकली कि ये सब तुम्हें लेने आए हैं तो मैं स्ट्रीट लैम्प खा जाऊंगा। दीपक ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस पर आहान को हंसी आ गई और उसने कहा, फिर तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दांत इतने मजबूत नहीं होंगे। इतने में वो सभी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक लंबी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो और कोई नहीं, अस्मिता कपूर थी, एमडी रियल एस्टेट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसका नाम मनाली की खूबसूरत लड़कियों में से सबसे टॉप पर आता था। इतनी खूबसूरत लड़की को वहां देखकर दीपक खन्ना अपने आप को संभाल नहीं पाए। वो कुछ कदम चलकर अनिकेत के पास गए और बोले, अनिकेत। अनिकेत एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दीपक के मुकाबले काफी फिट था। दीपक को देखा तो उसका मुंह चढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, दीपक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस 2 लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, बस उन्हीं को सबक सिखाने के लिए यहाँ हूँ।
पर आप सब यहाँ, क्या आप चेयरमैन को लेने आए हैं? नहीं नहीं, यहाँ हम किसी और को लेने आए हैं। किसी और को? अनिकेत एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दीपक के मुकाबले काफी फिट था। जब उसने दीपक को देखा उसका मुंह चढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, दीपक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस 2 लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, बस उन्हीं को सबक सिखाने के लिए आया हूँ। पर आप सब यहाँ क्या चेयरमैन साहब को लेने आए हैं? नहीं, हम यहाँ किसी और को लेने आए हैं। जिन 2 लोगों ने मेरे साथ ट्रेन में बदतमीजी की थी उनमें से एक ने मुझसे कहा था कि आप उसे लेने आए हैं। जिन 2 लोगों की तुम बात कर रहे हो उनमें से एक ये तो नहीं है ना? उधर अहान शान से खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। अनिकेत को कांपता हुआ देखकर दीपक के चेहरे की हंसी भी गायब हो गई। जवाब दो मेरी बात का। अनिकेत, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी के लोगों से कोई गलती हो गई हो। ये दोनों तो मनाली में काम ढूंढने आए हैं। ये सुनते ही अनिकेत ने दीपक के गाल पर एक कसकर थप्पड़ मारा। उधर अस्मिता कपूर आहान के सामने झुकी हुई थी। ये सब देखकर आलिया बिल्कुल हैरान थी। यंग मास्टर, सॉरी फॉर बीइंग लेट। कोई बात नहीं, हम अभी अभी पहुंचे हैं। यंग मास्टर, ये लोग? अस्मिता ने बंटी और उसकी गैंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा। आहान के कुछ कहने से पहले ही बंटी उसके सामने घुटने टेक कर उससे माफी मांगने लगा। सर, मुझ पर रहम कीजिए, मेरी बूढ़ी माँ और एक बच्चा भी है, मुझे माफ कर दीजिए सर। हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं करना है। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू। इतना कहकर बंटी और उसकी गैंग वहाँ से चले गए। उधर दीपक और अनिकेत दोनों घबराए हुए थे। यंग मास्टर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। अस्मिता मैम, मुझे अपने भाई को इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था। आई एम सॉरी। अस्मिता ने कुछ नहीं कहा, बस आहान की तरफ देखने लगी। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मुझे कोई तमाशा नहीं करना। थैंक यू यंग मास्टर। मिस्टर अनिकेत, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स को इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर देना। यंग मास्टर, चले, आपका विला एकदम रेडी है। उसकी जरूरत नहीं है, मैं एक होटल में रहूंगा। आहान को विकी को बचाना था और चौधरी फैमिली से भी डील करना था, इसलिए उसका लो प्रोफाइल रहना ही बेटर था। सभी वहां से चले गए। आलिया वहीं खड़ी रही और फिर चैन की सांस लेने लगी। इतने में उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें आलिया की माँ कुसुम शर्मा उतरी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुमने कहा था तुम्हें ट्रेन में किसी ने परेशान किया। मॉम, आई मिसअंडरस्टूड देम। चलो, रजत चौधरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मुझे उनसे नहीं मिलना। रजत चौधरी को आलिया की फैमिली ने उसके लिए पसंद किया था, पर आलिया का इंप्रेशन उसे लेकर कुछ खास अच्छा नहीं था। उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां परेशान हो जाती थी। मॉम, वो अच्छा लड़का नहीं है। He is, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हारे पापा भी वैसे ही थे, पर वो शादी के बाद बिल्कुल बदल गए। वैसे ही रजत भी बदल जाएगा। अब इस पर आगे बात नहीं होगी। फाइन देन, आलिया ने गिव अप करते हुए कहा। उधर होटल रूम में आहान जल्दी से रेडी हुआ और रॉकी को बुलाया। दोनों ने फिर बिना टाइम वेस्ट किए टैक्सी ली और चौधरी मेंशन की तरफ चले गए। जैसे ही दोनों टैक्सी से उतरे, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मुझे रजत चौधरी से मिलना है। क्या आप रजत चौधरी को जानते हैं? हाँ, आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए, मैं उनसे पूछकर आपको अंदर जाने दूंगा। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। इतना होते ही रॉकी ने गार्ड को जोर से धक्का दिया और उसे गिरा दिया। इतने में अलार्म्स बजना शुरू हुए और बहुत सारे गार्ड्स बैटन्स लेकर वहां पहुंच गए। आहान को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रॉकी ने उन सबको अकेले ही संभाल लिया था। इतनी हलचल सुनकर अंदर से एक आदमी आया। उसका नाम अजय था और वो चौधरी फैमिली का हेड शेफ था। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रजत चौधरी कहाँ है? वो अभी घर पर नहीं है, काम से बाहर गए हैं। रॉकी, अंदर जाकर देखो, अगर तुम अंदर गए तो चौधरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, इसलिए यहीं रुक जाओ, अजय ने चेतावनी देते हुए कहा। आहान उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अंदर जाने लगा। जब उसने गेट को धक्का दिया तब अजय को मजबूरन बीच में आना पड़ा। अंदर मत जाइए, मैं आपको बताता हूँ यंग मास्टर रजत चौधरी कहाँ है। वो शर्मा हाउस गए हैं आलिया शर्मा से मिलने। रॉकी, चलो शर्मा फार्म हाउस चलते हैं। दोनों टैक्सी में बैठकर उसकी तरफ चले गए। जैसे ही वो वहाँ से निकले, अजय ने तुरंत रजत को फोन लगाया। सर, शिमला से कुछ लोग आपको ढूंढते हुए आए थे। इस वक्त रजत शर्मा फैमिली के साथ बैठा था। अजय की घबराई हुई आवाज सुनकर उसे चिढ़ हुई। आ गए वो लोग, तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सर, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी तहस नहस कर दी और घर में घुसने की कोशिश भी की। अब हम क्या करेंगे सर? मैं पुलिस को फोन करूं? पुलिस? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम चाहते हो कि लोग सोचे कि रजत चौधरी शिमला से आए 2 बेवकूफों को संभाल नहीं पाया? मैं उनसे निपट लूंगा। जब अजय ने फोन रखा तब मनोज शर्मा ने रजत से सवाल किया, क्या बात है? सब ठीक है ना? अंकल, आप परेशान मत होइए, बस 2 पागल है जो मेरे हाथों मरना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बताना, मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो तुम्हारी मदद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। मनोज शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा। क्या होगा जब रजत और आहान का आमना सामना होगा? आहान को देखकर आलिया कैसे रिएक्ट करेगी? आहान और रॉकी विकी को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।